बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो आपका प्रैक्टिकल है, इसमें करें दो मेन टॉपिक हमने कवर करने हैं। एक है कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस, ह्यूमन वायरस हों, एनिमल वायरस हों, प्लांट वायरस हों, वायरसेस ऑफ द बैक्टीरिया जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, सारों के जो करें जरा एक उनको कैसे ग्रो किया जाता है लैब में, वो उनके प्रोसीजर से गो थ्रू करना है। और फिर है जी प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरस कल्टीवेशन, कि आपने वायरस को लैब में कैसे ग्रो करना है। तो वायरस आपने थ्योरी में पढ़ लिया होगा कि वायरसेस जो हैं वो दे आर पैरासाइट, दे कैन नॉट सर्वाइव या लिव विदाउट लाइव होस्ट। और तो यानी कि वायबल सेल रिक्वायर्ड है उनके लिए ग्रो कर, अगर उन्होंने ग्रो करना है, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट रेप्लिकेट। तो टेक्निक्स जो है वायरस आइसोलेशन की वो वेरी कर सकती हैं, देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। तो मेन पर्पस क्या होता है वायरस कल्टीवेशन का? नंबर 1, टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई वायरसेस इन क्लिनिकल सैंपल। कि किसी भी डिजीज़ में टिश्यू है आपके पास, तो देखना कि इसमें फ्लाम वायरस है या नहीं है, तो उसको आइसोलेट करना, यानी कि लैब में उसको ग्रो करवाना और फिर उसको आइडेंटिफाई करना। फिर आ जाता है टू डू रिसर्च ऑन वायरल स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। तो ये एडवांस लेवल की करें स्टडीज़ जो है वायरस पे रिसर्च है, उसके लिए भी वायरस को ग्रो करना मस्ट होता है। और फिर टू प्रिपेयर वायरस फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वायरस को ग्रो करवाना पड़ता है, तो इसलिए भी आपको वायरस कल्टीवेशन करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर सिर्फ वायरस डायग्नोज करना हो तो वो तो अप्रोचेज और भी हैं। डायरेक्ट सैंपल पे भी पहले आप टेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग के कौन कौन सी आपके पास फैसिलिटी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने वाले जिनकी लैब में हैं वो करते हैं। डायरेक्ट सैंपल में वायरस की प्रेजेंस या एब्सेंट चेक की जा सकती है। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट यानी कि सीरोलॉजिकल रिएक्शन किए जा सकते हैं। तो वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होनी, अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो सैंपल जो है उसको फ्लूइड नेचर में अगर सैंपल है जिसके अंदर वायरस सस्पेक्टेड है, तो एग्लूटिनेशन टेस्ट, सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी नॉन एंटीबॉडीज आपके पास हों और सैंपल के अंदर अगर वो वायरस होगा तो एग्लूटिनेशन होगी, तो उसको हम एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन टेस्ट कहते हैं। फ्लोरिसेंटली लेबल्ड एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। तो डिपेंडिंग अगर आपने एंटीजन डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडीज़ लेबल्ड होंगी विद फ्लोरेसेंट डाई, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तो फ्लोरेसेंस अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप डिटेक्ट की जा सकती है। तो ये तो है डिटेक्शन के मेथड। तो फिलहाल बात हो रही है कल्टीवेशन। पहले कल्टीवेट करें, बल्क अमाउंट में वायरस आ जाए आपके पास, तो वो बल्क अमाउंट में वायरस कैसे आ सकता है? तो उसके लिए कहें जनरली देयर आर 3 प्रोसीजर्स। नंबर 1, एनिमल इनोकुलेशन, इनोकुलेशन इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग, और फिर सेल कल्चर। तो अब हर ये जो मेथड है ये कुछ कह लें हर वायरस के लिए कह लें कुछ स्पेसिफिक होगा। कुछ वायरस हो सकते हैं कि वो उनमें आपके पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय एनिमल में लगाने के। ठीक है, आल्दो कि एनिमल इनोकुलेशन अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि एनिमल लैब एनिमल जो उनको रखना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेबोरियस होता है, फिर एनिमल एथिक्स का इशू आ जाता है। तो लेकिन स्टिल इट इज़ ए मेथड ऑफ वायरस कल्टीवेशन। फिर आ जाता है इनोकुलेशन इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो एम्ब्रियोनेटेड एग, दे माइट बी ऑफ चिकन, दे माइट बी ऑफ एनी अदर ससेप्टेबल होस्ट, यानी कि बर्ड स्पीशीज। तो लेकिन दे मस्ट बी एम्ब्रियोनेटेड, नॉट टेबल एग। तो अब बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे पोल्ट्री के वायरसेस हो सकते हैं, या अगर ह्यूमन के वायरसेस भी हैं तो उनको अडॉप्ट करवाना पड़ेगा एग के ऊपर, क्योंकि हर वायरस ज़रूरी नहीं है वो एम्ब्रियो के ऊपर ग्रो कर सके। तो अगेन लेकिन एक चॉइस है आपके पास एम्ब्रियोनेट एग। और फाइनली सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर। ठीक है, इस टिश्यू कल्चर में भी काफ़ी वैरायटी है, वो मैं जब ये पॉइंट आएगा तो डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले आ जाता है कि एनिमल इनोकुलेशन। तो इसमें क्या है, वायरसेस आर नॉट कल्टीवेटेड इन एम्ब्रियोनेटेड एग एंड टिश्यू कल्चर आर कल्टीवेटेड इन लेबोरेटरी एनिमल। यानी ऐसे वायरसेस, ये स्क्रीन पे कौन ये कर रहा है ये तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ये सारी ड्राइंग करने की। वैसे मैंने ब्लॉक कर दिया, होपफुली अब नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे वायरसेस जो कि कह लें ना तो एम्ब्रियो में ग्रो कर सकें या ना ही सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर में, तो उनके लिए चॉइस क्या है, लेबोरेटरी एनिमल लाइक रैट, माइस, गिनी पिग, हैमस्टर, रैबिट्स या monkeys जैसे हैं। The selected animal should be healthy and free from any communicable disease। तो वो एनिमल जिसमें आपने वायरस इनोकुलेट करना है, they must be free from any known disease। तो एट लीस्ट जिस वायरस को ग्रो करना है उस वायरस के का इन्फेक्शन ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं SPS, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री लैब एनिमल। ठीक है, तो यानी जिस होस्ट को आपने सिलेक्ट करना है लैब एनिमल को, उसको पहले कंफर्म करना है कि दे आर फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ अदर डिजीज बट स्पेशली द वायरस ऑफ इंटरेस्ट। फिर है जी के सकलिंग माइस आर ससेप्टेबल टू टोगा वायरस एंड कोक्जेकी वायरस। तो ये एक एग्जांपल है कि टोगा वायरस या कोक्जेकी वायरस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ग्रो करना है तो माइस में, सकलिंग माइस यानी स्मॉल जो माइस हैं। तो इंट्रासेरेब्रल यानी कि ब्रेन में इनोकुलेशन होती है। फिर इंटरनेजल रूट भी यूज़ हो सकता है उसमें। तो फिर है वायरसेस कैन बी इनोकुलेटेड बाय इंट्रापेरिटोनियल और सबक्यूटेनियस रूट। तो कुछ और वायरसेस के लिए आपको पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें आप डायरेक्ट इनोकुलेशन कर सकते हैं या फिर सब कट स्किन के नीचे। तो आफ्टर इनोकुलेशन वायरस मल्टीप्लाई इन द होस्ट एंड डेवलप डिजीज। सही है, अगर वायरस पैथोजेनिक है तो वो उस लैब एनिमल में ग्रो करेगा, उसमें डिजीज़ पैदा करेगा। और फिर आप उसके जो एनिमल केसेस जो डिजीज्ड आर्गन्स हैं एनिमल को स्लॉटर करने के बाद या उसको यूथनाइज करने के बाद, आप उसके वो टिश्यू जिनमें लीजन्स डेवलप हुए हैं, जिसमें साइन सिम्टम डेवलप हुए हैं, उनको आप उस टिश्यू को आप लेंगे। ठीक है, देन वायरस इज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये वायरस आइसोलेशन सॉरी प्यूरिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर उसमें बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपने वायरस लगा दिया है उस एनिमल में, अगर तो साइन सिम्टम ही डेवलप ना हुए तो उसका मतलब ये है कि वो जो लैब एनिमल है दैट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू योर वायरस ऑफ इंटरेस्ट। तो इनोकुलेशन के बाद साइन सिम्टम डेवलप होना ज़रूरी है। तो उसके बाद आप उसके टिश्यू कलेक्ट करेंगे, उसको फिर आगे प्रोसेस करेंगे टू प्यूरिफाई द वायरस। फिर आ जाता है जी कि live inoculation was first used in human volunteers for the study of yellow fever virus। तो हिस्टोरिकली येलो फीवर वायरस जो ह्यूमन वायरस है उसकी आइसोलेशन के लिए ह्यूमन तक भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसको आप गो थ्रू करेंगे। तो एडवांटेज में क्या है कि दिस मेथड कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स। देखने के लिए कि ये वायरस जो आपने आइसोलेट किया है वो पैथोजेनिक भी है कि नहीं, तो वो आप लैब एनिमल में लगाएंगे और कंफर्म कर लेंगे उसकी पैथोजेनिसिटी। इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। आपको एंटीबॉडीज़ चाहिए फॉर सच पर्पज़, तो आप नॉन वायरस एनिमल में लगाएंगे, उसके बाद उसकी एंटीबॉडी सीरम से कलेक्ट करेंगे या डायरेक्ट सीरम कलेक्ट कर लें। तो ये भी इसका एक यूज़ है या पर्पज़ है। प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरसेस, कुछ वायरसेस की कह लें उनको ग्रो करवाने के लिए भी ये यूज़ होता है ये मेथड, इसका एडवांटेज है। फिर है जी के इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, एपिडेमियोलॉजी एंड ऑन्कोजेनेसिस। तो डिपेंडिंग अगर वायरस कैंसर काजिंग है तो वो कह लें एनिमल लैब एनिमल प्रोवाइड ए गुड मॉडल। फिर डिजीज़ की स्प्रेड जो है उसको देखने के लिए और एंटीबॉडी रिस्पांस या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को चेक करने के लिए भी आप एनिमल को यूज़ कर सकते हैं। ये तो इसके जस्ट चंद एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के कि इट इज़ एक्सपेंसिव, रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एनिमल्स इन द लैब। ठीक है,
तो एज़ कम्पेयर टू सेल कल्चर या दूसरे जो मेथड हैं एम्ब्रियोनेटेड एग, उसके मुकाबले में ये relatively expensive है और difficult to maintain lab animals for longer period of time. फिर difficulty in choosing of animals for particular virus. अब हर वायरस हर लैब एनिमल में नहीं ग्रो करता, तो उसके लिए आपको, जैसे हमें अब हैमस्टर इतनी जल्दी नहीं मिल सकते, गिनी पिग नहीं मिल सकते, रैबिट अगर कोई वायरस है ग्रो करने वाला तो वो शायद हमें इधर इजीली अवेलेबल हो, तो ये इसकी लिमिटेशन है इस मेथड की। फिर अगर ह्यूमन वायरस की बात की जाए तो सम ह्यूमन वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन इन एनिमल्स और कैन बी ग्रोन बट डू नॉट कॉज डिजीज। सही है, तो यानी कि ह्यूमन वायरसेस हैं कुछ, तो वो हो उनका इन जो लैब एनिमल उनके लिए ससेप्टेबल ही नहीं है, तो ह्यूमन वायरसेस के लिए कह सकते हैं कि आप स्टडी नहीं कर सकते, हर वायरस हर ह्यूमन वायरस के लिए आप लैब एनिमल स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर सेल कल्चर यूज़ किया जाता है मेथड। तो लेकिन फिर भी लैब एनिमल यूज़ करने की एक लिमिटेशन है ये भी। तो फिर आ जाते हैं जी कि इट लीड टू जनरेशन ऑफ एस्केप म्यूटेंट्स। जब वायरस को आप लैब एनिमल में लगाएंगे तो म्यूटेशंस हो सकती हैं, एक नया वायरस डेवलप हो सकता है, उसको कह देते हैं एस्केप म्यूटेंट्स। तो देयर इज़ स्टिल चांस कि वो वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ऐसा वायरस जो कि पहले ह्यूमन को इतना पैथोजेनिक नहीं, लेकिन एनिमल में इनोकुलेशन के बाद वो ज़्यादा पैथोजेनिक हो गया। तो ये कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि ये वाइल्ड एनिमल बैट्स वगैरह का वायरस है, लेकिन तो मिडल इंटरमीडिएट होस्ट को इन्फेक्ट होने के बाद ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक हो गया। तो इसी तरह ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और फाइनली इश्यूज रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर सिस्टम, यानी कि एनिमल वेलफेयर की जो कह लें कुछ रूल्स हैं, एथिक्स हैं, तो वो डिस्कस करते हैं लैब एनिमल को यूज़ करना फॉर जस्ट वायरस स्टडी। तो उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेने पड़ते हैं हर इंस्टीट्यूट के जो एथिक्स कमेटी होती हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। फिर आ जाता है जी कि आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर इन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बाद आपके पास अगर सोचना हो क्या मेथड है वायरस की कल्टीवेशन का, वो आ जाता है एम्ब्रियोनेटेड एग्स। मोस्टली एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स यूज़ होते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रा इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेमोराइज करेंगे आप, कि जो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो सबसे बाहर शेल है, शेल के नीचे शेल मेम्ब्रेन है। फिर अगर एम्ब्रियो को देखा जाए तो एम्ब्रियो के फ़ौरन बाद एक कैविटी है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक के बाहर एलेंटॉइक कैविटी है, एलेंटॉइक कैविटी के अंदर एलेंटॉइक फ्लूइड है। फिर एलेंटॉइक कैविटी की जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन। तो ये सारे जो हैं स्ट्रक्चर या पार्ट्स, ये ज़रा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है अक्सर। तो हर कह लें इसके जो कह लें डिफरेंट सेक्शंस हैं या उसकी लिहाज से एक वायरस की इनोकुलेशन का एक रूट डिस्क्राइब हुआ है। तो उसमें ऐसे ही है एमनियोटिक इनोकुलेशन, यानी कि एम्ब्रियो के फ़ौरन बाद जो कैविटी है एमनियोटिक इनोकुलेशन, फिर यॉर्क सैक इनोकुलेशन, फिर एलेंटॉइक कैविटी इनोकुलेशन, फिर कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन। तो हर रूट जो है उसके लिए वायरसेस भी कुछ स्पेसिफिक हैं, ये नहीं कि हर रूट में हर वायरस आप इनोकुलेट कर सकते हैं। तो ये साथ साथ कुछ वायरस एग्जाम्पल के तौर पर लिखे गए हैं, तो ये आपको हर रूट में के लिए एक वायरस का पता होना चाहिए, तो मतलब कि कौन सा वायरस किस रूट में रिकमेंडेड है। तो मेनली जब आप वायरस इनोकुलेट करते हैं एम्ब्रियो में, तो वायरस ने बेसिकली कि इनके फ्लूइड में नहीं ग्रो करना होता, उसने उसकी टिश्यू में ग्रो करना है। अगर फर्ज करें आपने कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन की है, तो कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो टिश्यू है, जो सेल हैं, उसमें वायरस ग्रो करेगा। ठीक है, अगर तो आपने कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन रूट यूज़ किया है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उसको आप मेम्ब्रेन के ऊपर वायरस के लिए इनोकुलेट किया जाता है, ना कि कैविटी के अंदर। आल्दो कि अगर कैविटी के अंदर भी इनोकुलेट हो जाए तो वायरस ने अगेन ग्रो मेम्ब्रेन में ही करना है, लेकिन कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन का पर्पज़ और होता है और कोरियो एलेंटॉइक कैविटी का में इनोकुलेशन का पर्पज़ और होता है। तो सिमिलरली अगर एमनियोटिक कैविटी में लगाएंगे तो फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक कैविटी वायरस का जो सस्पेंशन है वो जाएगी तो कैविटी के अंदर ही, लेकिन ग्रो उसने किधर करना है, एमनियोटिक कैविटी की जो मेम्ब्रेन है। सिमिलरली फॉर यॉर्क सैक, ठीक है।
तो कुछ रूल्स हैं, कुछ कैसे वायरस को इनोकुलेट करना है इन रूट्स में। तो हिस्टोरिकली गुड पास्टर वाज ए साइंटिस्ट इन 1931 हु यूज एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो उसके बाद वायरस की जो इनोकुलेशन है एग में, उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है कि चिकन एम्ब्रियो शुड बी ऑफ 7 to 12 डे ओल्ड। 7 से कम होगा तो उसके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे। 12 से ज़्यादा होगा तो उसमें एम्ब्रियो फुली डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगेन यू कांट फाइंड दीज स्ट्रक्चर्स। फॉर इनोकुलेशन एग्स आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन। कैसे प्रिपेयर करना है? द शेल सरफेस इज डिसइंफेक्टेड एथेनॉल के साथ, आयोडीन के साथ या किसी और डिसइंफेक्टेंट के साथ या स्टीराइल सोल्यूशन के साथ आपको सरफेस एग सरफेस को आपने स्टीराइल करना है। फिर यू हैव टू मेक ए होल इन दी एग शेल। तो उसके लिए स्टीराइल स्मॉल ड्रिल भी यूज़ होती हैं। कोई भी आप लोहे का जो कील होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई और पेनिट्रेट करने वाली चीज़ नीडल जैसी होती है, स्मॉलर गेज, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर इनोकुलेशन opening is sealed with gelatin या paraffin and incubated at 36 डिग्री सेंटीग्रेड for few days। तो वायरस इनोकुलेट करने के बाद आपको वो जो होल क्रिएट किया है उसको आपने बंद भी करना है। तो उसके लिए मेल्टेड पैराफिन, इवन ये मोमबत्ती भी पिघला के यूज़ कर लेते हैं, तो ये होल सील करने के लिए। फिर आफ्टर इंक्यूबेशन एग इज़ ब्रोकन एंड वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यू ऑफ एग। तो इसलिए वायरस ब्रोकन, एग ब्रोकन लिखा है, ऐसा ब्रोकन नहीं करते ऐसा। उसको डायरेक्ट जिस रूट से आपने इनोकुलेट किया उसी ही रूट से आपने फिर वो जो फ्लूइड है, अगर कोरियोलेंटाइक कैविटी से इनोकुलेट किया है तो वो जो कोरियोलेंटाइक कैविटी के अंदर फ्लूइड है उसको आपने हार्वेस्ट करना है, मीन्स कलेक्ट करना है विद हेल्प ऑफ सिरिंज। जो सैक में लगाया है तो जिस रूट से लगाया है उसी रूट से आपने उसका मटेरियल सक करना है। ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर रूट्स। तो ये कहने इसको कहते हैं कि भी आपने हार्वेस्टिंग, वायरस हार्वेस्टिंग। फिर है कि वायरस ग्रोथ in the embryo is indicated by death of the embryo, by embryo cell damage, or by formation of typical pox or lesions on the egg membrane। अगर आपने वायरस इनोकुलेट किया है एम्ब्रियो के अंदर तो कैसे पता चलेगा कि वायरस ग्रो किया है कि नहीं किया? तो कुछ इंडिकेटर हैं कि डेथ ऑफ एम्ब्रियो, अगर तो वो वायरस एम्ब्रियो के लिए पैथोजेनिक है तो वो क्या होगा कि एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। या कुछ वायरसेस हैं वो अगर आपने कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन रूट यूज़ किया है, जैसे ये वाला रूट, तो वो सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्योंकि वायरस ग्रो कर रहा है तो उधर पॉक्स, लीजन्स का नाम है पॉक्स। ये ऐसी समझिए कि धब्बे से बन जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको पॉक्स कहते हैं। तो एक ऐसा स्पॉट या पॉक इस कॉल्ड के उधर एक वायरस ग्रो कर रहा है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी है तो इसी तरह वायरस जो है वो इट विल प्रोड्यूस पॉक्स ऑन दी कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन। तो ये तो कुछ कहें ज़रा मेथड हैं कि कैसे आपने डिटेक्ट करना है कि वायरस ग्रो कर गया है। तो फिर अब ये डिफरेंट रूट्स हैं, इनको आप वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको जनरल बता दिया कि भाई ये डिफरेंट रूट्स हैं। हर रूट जो है वो हर वायरस के लिए यूज़ नहीं होता। वो हर मुख्तलिफ वायरसेस के लिए साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट ने कह लें एग इनोकुलेशन कर करके वो डिटेक्ट किए हैं कि कौन से वायरस किस रूट से रिकमेंडेड हैं। तो वो आप ये इनको ज़रा गो थ्रू करेंगे और याद करेंगे कि कौन सा वायरस कौन से रूट से हो सकता है। अब बाकी रूट तो हैं वो वायरस की इनोकुलेशन के लिए। एक जो यॉर्क सैग रूट है, ये वायरस के अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लेमिडिया या रिकेट्सिया हैं, ये बैक्टीरिया ये भी सेल के अंदर ग्रो करते हैं। तो इनको को भी लैब में ग्रो करने के लिए मीडिया की बजाय एम्ब्रियोनेटेड एग में ग्रो करवाया जा सकता है। तो ये ज़रा एक डिफरेंट एग्जांपल है। सिमिलरली आप जो हैं एग इनोकुलेशन के जो हैं एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं। तो जो डिसएडवांटेज हैं लैब एनिमल इनोकुलेशन के, वो एम्ब्रियोनेटेड एग के एडवांटेजेस होंगे। ठीक है,
बाकी डिसएडवांटेज इसका यही है कि हर वायरस जो है वो अगेन एम्ब्रियो में ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मोस्टली कह लें एवियन वायरसेस जो हैं दे कैन ग्रो इन एम्ब्रियोनेटेड एग, जो दूसरे हैं उनको अडॉप्ट करवाना पड़ता है, यानी कि बार बार इनोकुलेट करें तो हो सकता है कि वो वायरस अडॉप्ट कर जाए। तो ऐसे वायरसेस जो कि कह लें एग एम्ब्रियो में भी ग्रो नहीं कर सकते, तो फिर ऑप्शन रह जाता है सेल कल्चर। तो सेल कल्चर जैसे कि नाम से जाहिर है कि आप जो है टिश्यू को ग्रो करवाते हैं। अब टिश्यू का जो सोर्स है इट कैन बी ह्यूमन, एनिमल, ठीक है। तो ओवरऑल सेल कल्चर की 3 टाइप्स हैं, उनको कह देते हैं ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और फिर सेल कल्चर। तो ऑर्गन कल्चर और एक्सप्लांट कल्चर दे आर रेयरली यूज्ड बट स्टिल इट इज़ ए टेक्निक, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। बहुत ही रेयर केसेस है, जैसे कोरोना वायरसेज जो हैं एवियन कोरोना वायरसेस, उनके लिए ट्रेकियल ऑर्गन कल्चर यूज़ होता है, यानी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो के जो सी शेप रिंग होते हैं उसको भी आप कह लें लैब में एक ख़ास किस्म का कह लें कल्चर फ्लूइड होता है जिसे टिश्यू कल्चर फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू कल्चर मीडियम कहते हैं, उसके अंदर आप इनोकुलेट करें तो वायरस जो है वो ट्रेकियल रिंग के टिश्यू के अंदर ग्रो करेगा, सही है। उसको बाद में आप ट्रिचुरेट करके, मिक्स करके या ग्राइंड करके उससे वायरस को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है उसके लिए ऑर्गन कल्चर कहते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई लीवर को ग्रो करवा लेंगे या हार्ट को करवा लेंगे, वो जस्ट बड़ी रेयर केस एक केस है। एक्सप्लांट कल्चर मीन जो भी टारगेट ऑर्गन जिसमें वायरस ग्रो कर सकता है उसका कहें स्मॉलर पीस आप टिश्यू कल्चर मीडिया में लगाएं, फिर उसमें वायरस लगा दें तो वायरस जो है वो उस टिश्यू में ग्रो करेगा और फिर उस टिश्यू को आप कह लें ग्राइंड करें और यूज़ कर लें फॉर वायरस आइसोलेशन। तो लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं सेल कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन कि आप टिश्यू ग्रो करवा रहे हैं बेसिकली, तो वो ऐसा टिश्यू ऐसा ग्रो नहीं कर रहा होता, वो जस्ट ये है कि वायरस इज ग्रोइंग इन दैट टिश्यू, टिश्यू बताते खुद ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन सेल कल्चर में क्या है कि इसमें आप एक ख़ास किस्म के जो सेल है उसको टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर इनोकुलेट करते हैं और जो सेल हैं वो ग्रो करते हैं। अगर आपने फर्स्ट 10 सेल लगाए हैं तो वो डिवीजन के बाद, कुछ डिवीजन के बाद वो 10 से 100 हो सकते हैं, 100 से 1000 भी हो सकते हैं। तो मोस्टली जो मेथड यूज़ होता है वायरस के लिए वो सेल कल्चर है। तो अब सेल कल्चर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम जरा देखते हैं कि वो क्या है कि सेल कल्चर इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। इसमें आर्गन या आर्गन के पार्ट नहीं है बल्कि बताते कुछ सेल हैं जो ग्रो करेंगे। सेल्स आर ग्रोन ऑन ग्लास प्लेट या स्पेशल प्लास्टिक ट्रीटेड प्लास्टिक प्लेट्स इन ए सूटेबल ग्रोथ मीडियम, जिसको टिश्यू कल्चर मीडियम कहते हैं। उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि 13 अमाइनो एसिड होती हैं, शुगर्स होती हैं, प्रोटीन, साल्ट, काफ सीरम या बोवाइन सीरम, फिर कुछ बफर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, इंडिकेटर फिनोल रेड एडेड होता है, ठीक है। तो ये सारा वो मीडियम जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट हैं उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम। तो अब वो टिश्यू कल्चर मीडियम जो है वो आप ख़ास किस्म की प्लेटें जैसे पेट्री प्लेट है उसके अंदर भी कर सकते हैं, या उसके टिश्यू कल्चर की स्पेशल फ्लास्क होती हैं, वो मैं दूसरी स्लाइड खोलूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो उनको टिश्यू कल्चर फ्लास्क कहते हैं, उसके अंदर आप वो मीडिया ऐड करते हैं, फिर जो सेल है जिसको आपने ग्रो करवाना है वो आप ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं कि ऑन इंक्यूबेशन द सेल डिवाइड एंड स्प्रेड आउट ऑन द ग्लास सरफेस टू फॉर्म ए कन्फ्लुएंट मोनोलेयर। तो वो जो सेल हैं जैसे मैंने कहा कि फर्ज करें 100 सेल पर ml आपने इनोकुलेट किए हैं एक ट्यूब के अंदर या फ्लास्क के अंदर, तो वो सेल जो है वो उसकी सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे और सिंगल सेल लेयर बनाएंगे। उसको सिंगल सेल लेयर को कहते हैं कन्फ्लुएंट मोनोलेयर, ठीक है। यानी कि एक लेयर की फॉर्म में वो सेल ग्रो कर गए हैं। तो उन सेल जब 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद सेल की एक लेयर बन जाती है तो फिर आप उस लेयर को इनोकुलेट करते हैं विद वायरस ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये सेल जो आपने ग्रो करवाने उनकी बजाते खुद 3 टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल कल्चर।
ठीक है, पहले मैंने कहा टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और फिर सेल कल्चर। अब सेल कल्चर के आगे 3 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? प्राइमरी सेल कल्चर, फिर डिप्लॉयड सेल कल्चर एंड देन हेट्रोप्लॉयड कल्चर। तो दूसरा जो है इसको सेमी कॉन्टिन्यूस सेल लाइन भी कहते हैं और तीसरा जो है उसको कॉन्टिन्यूस सेल लाइन भी कहते हैं। तो फ़र्क क्या है सब में कि जो प्राइमरी सेल कल्चर है वो समझ लो वो ऐसे सेल हैं जो कि डायरेक्ट ह्यूमन टिश्यू भी हो सकता है, किसी एनिमल का टिश्यू भी हो सकता है, किसी बर्ड का टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस टिश्यू को आप प्रोसेस करते हैं कुछ एंजाइमेटिक या केमिकल मेथड यूज़ करके कि आप सिंगल सिंगल सेल सेपरेट कर देते हैं उस टिश्यू के, और उसको फिर जब आप सेल कल्चर मीडिया में लगाते हैं तो सेल दे डिवाइड, ठीक है। डिवीजन के बाद एक सेल 2 में, 2 4 में डिवाइड होते हैं और वो फिर मोनोलेयर बना देते हैं। तो अब सेल कल्चर, प्राइमरी सेल कल्चर की प्रॉपर्टी ये है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन्स के काबिल होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा से नहीं डिवाइड होता, ये they are capable of minimum divisions, cell divisions. So, so they are able to grow only for limited time and cannot be maintained in serial culture. यानी कि आप बार बार नहीं यूज़ कर सकते, एक ही दफ़ा 2 दफ़ा मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसकी क्या है? ह्यूमन मंकी किडनी सेल कल्चर, ये मंकी के किडनी से लिया गया सेल। फिर ह्यूमन एम्ब्रियोन सेल कल्चर, ठीक है, जैसे एम्ब्रियो आपको दिखाया तो उसी तरह ह्यूमन एम्ब्रियोन सेल कल्चर भी यूज़ होता है। डिप्लॉयड सेल कल्चर जो है वो कह लें प्राइमरी सेल कल्चर के मुकाबले में ज़्यादा नंबर ऑफ डिवीजन्स के काबिल होता है। वो तकरीबन अप टू 10, मोस्टली अप टू 10, मैक्सिमम 50 टाइम्स यू कैन ग्रो दैम। और जो कंटिन्यूस सेल लाइंस हैं ये बेसिकली कैंसरस सेल होते हैं। कैंसरस सेल वो सेल जिनकी कह लें दे कैन डिवाइड अगेन एंड अगेन। तो ऐसे जो सेल लाइंस हैं मोस्टली ये यूज़ होती हैं फॉर रूटीन वायरस इनोकुलेशन। तो ये सेल जो है जब भी आप सेल कल्चर मीडिया में लगाएंगे तो वो 24 घंटे के बाद कहते प्लेट सेल से भर जाती है। तो इनको कहते हैं ये दे आर कार्सिनोमा सेल या कैंसरस सेल, यानी कि वो नॉर्मल सेल नहीं होते, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता होनी चाहिए सेल कल्चर की। ये कुछ नीचे एग्जांपल दिए हैं कि डिफरेंट वायरसेस और उनके आगे सेल लाइंस, यानी कि थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप है सेल लाइन या कंटिन्यूस सेल लाइन। तो ये कुछ एग्जांपल आप याद कर सकते हैं इनमें से। तो सेल कल्चर के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी आप अगेन देखेंगे खुद ही। और अगर वायरस प्लांट के हों, प्लांट वायरसेस हों, तो उसके लिए आप डेफिनेटली यू हैव टू ग्रो प्लांट सेल इन दी कल्चर मीडियम। अगर वायरसेस हों जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया फेज, तो उसके लिए आपको बैक्टीरिया ग्रो करवाना पड़ेगा एगर पे या ब्रॉथ में, उसमें आप वायरस लगाएंगे तो फिर वायरस बैक्टीरिया में ग्रो करेगा और वो बैक्टीरिया जो है वो फिर मीडियम में ग्रो करेगा। मोस्टली ये वायरस जो होते हैं लिटिक वायरसेस होते हैं, तो वो वायरस सेल को डिस्ट्रॉय करके मीडियम में आ जाते हैं, उसको फिर आगे हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो अब पहले ये आपका जो तकरीबन 8 मिनट रहते हैं, इसमें मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा कि फ़र्ज़ कि आपने वायरस ग्रो कर लिया एग में, उसमें सेल कल्चर में, तो उस फ़र्ज़ करें आपने एम्ब्रियो के कोरियोलेंटाइक कैविटी या एमनियोटिक कैविटी में किया, वो फ्लूइड जब आपने निकाल लिया उससे, तो आप वायरस जो है उस फ्लूइड के अंदर मौजूद है। अब आपने उसको प्यूरीफाई भी करना है, यानी कि वो जो रिमेनिंग मटेरियल है उससे इसको सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के कुछ मेथड जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो ये आपका एक मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये यानी एक नोट्स जो है आपके सामने हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जब आपने वायरस ग्रो कर लिया अपने ससेप्टिबल टिश्यू कल्चर मीडियम में, तो अब आपने इसको प्यूरीफाई करना है। तो इसको टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड
प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं। ये नंबर एक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज ट्यूबें सॉरी मशीन आपको दिखाई थी लैब में, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ होती है। फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होती है। नंबर 3 हीमोग्लूटिनेशन एंड इल्यूजन मेथड यूज़ होता है। और फाइनली केमिकल मेथड, ठीक है। तो इनको मैं ज़रा क्विकली गो थ्रू करता हूँ, आपको तकरीबन 6 मिनट रहते हैं। तो इन मेथड के साथ साथ मैंने कुछ आपको ये नोट्स जो हैं व्हाट्सएप किए हैं, इसके साथ कुछ वीडियोस भी हैं, तो वीडियो भी देखें आप, ये टेक्निक्स आपको समझने में आसानी होगी। LMS पे भी ये मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इन शॉर्ट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फिनोमेना पे काम करती है। कि फ़र्ज़ करें एक फ्लूइड है जिसके अंदर वायरस है, वायरस के अलावा बाकी एनिमल के टिश्यू भी हो सकते हैं और बाकी मटेरियल भी हो सकता है, उससे आपने वायरस को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले आप जो कर सकते हैं वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लो रेवोल्यूशन पर मिनट वाली सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वायरस चूँकि बहुत लाइटर पार्टिकल हैं, दे विल रिमेन इन दी सुपरनेटेंट, और जो हैवियर पार्टिकल हैं, टिश्यूज़ हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेडिमेंट नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आप सुपरनेटेंट कलेक्ट कर लेंगे और जो डेब्रस है या टिश्यू वगैरह है वो कह लें सेडिमेंट में होगा, उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब फर्दर अब वो जो सुपरनेटेंट है जिसके अंदर वायरस है, उसमें से भी वायरस को सेपरेट करने के लिए, वायरस की एक पैलेट बनाने के लिए आपको फिर हाई जो कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ती है। तो वो अगर रूटीन में सेंट्रीफ्यूगेशन आप फर्ज करें 5000 3000 RPM की है, तो वायरस को सेडिमेंट करने के लिए आपको 50,000 60,000 इवन अप टू 1 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीनें काफ़ी कह लें एक्सपेंसिव होती हैं, ये रूटीन लैब में मौजूद नहीं होती। तो लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगेशन समझाने के लिए आपको अगर सस्पेंशन में से भी वायरस को भी सेडिमेंट करना है तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे और वायरस भी नीचे कह लें बैठ सकता है पैलेट में। तो एक मेथड ये हो गया। फिर आ जाता है यूज़ ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक वो सस्पेंशन जिसको आपने जिसके अंदर वायरस है उसको आप एक कह लें सॉल्यूशन बनाया जाता है सुक्रोज का या ग्लिसरॉल, ये दो जो कह लें सॉल्यूट्स हैं, सुक्रोज या ग्लिसरॉल। इसको कह लें पानी में आप डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन इसकी डिफरेंट कंसनट्रेशन जैसे 40%, 30%, 20% या 10% ऐसे डिफरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले 40% ऐड करेंगे, फिर दूसरा, तो ऐसे कि जो लेयर्ड पैटर्न बन जाता है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कंसनट्रेटेड सबसे नीचे, फिर उससे को ऊपर, फिर उसके ऊपर, और सबसे ऊपर जो है वो लोएस्ट कंसनट्रेशन। तो ऐसे एक ट्यूब के अंदर ये सोल्यूशन बनाते हैं आप, और वो सस्पेंशन जिसके अंदर वायरस है उसको आप उस ट्यूब के बिल्कुल ऊपर बड़ा आराम से कह लें वो फ्लूइड रख देते हैं। उसको अगेन आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट ऑप्टिमम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो होगा क्या कि वायरस जो है, अगर तो मोर देन वन टाइप ऑफ वायरसेस हैं तो वो भी अपने डेंसिटी अपना यानी मास की बेस पे, अपने वेट की बेस पे, डेंसिटी चूँकि डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पे, तो वो अपनी बेसिकली डेंसिटी में उनका जो डिफरेंस है उसकी बेस पे दे विल मेक डिफरेंट जोन, ठीक है। तो वो उस ट्यूब के अंदर वायरसेस सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एक सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन है और एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो और फिर आ जाता है एक प्रॉपर्टी है हीमोग्लूटिनेशन एंड इल्यूजन। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट के हवाले से भी मैंने वीडियोस भी एक दी हुई है आपको, एक और साथ PDF नोट्स हैं, उसमें भी आपने इसको ज़रा जस्ट इसकी डेफिनेशंस और फिगर से दे के आपने समझने की कोशिश करनी है। तो ज़्यादा डिटेल में आप उसकी ना जाएं, बेसिकली नोट्स ये पढ़ने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैंने कुछ और भी वीडियोस दी हुई हैं, तो वो आपको समझने में आसानी होगी कि ये डेंसिटी ग्रेडियंट कैसे बनता है, वायरस कैसे सेपरेट हो जाता है उस लेयर्स में। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और एक को कहते हैं आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फ़र्क उनमें सिर्फ ये होता है कि एक में सुक्रोज या ग्लिसरॉल यूज़ होता है उसका सोल्यूशन, और दूसरी जो आइसोपिकनिक है या इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें सीजियम क्लोराइड एक सब्सटेंस उसका सोल्यूशन यूज़ होता है। लेकिन जो भी यूज़ हो उनमें वायरस जो है वो अपनी डेंसिटी की बेस पे डिफरेंट जोन या लेयर बनाता है, उस लेयर को आप फिर
सिरिंज की मदद से या पाइपेट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। अब हीमग्लूटिनेशन इनहिबिशन, ये एक प्रोसेस है कि कुछ वायरसेस जो हैं वो आरबीसी के साथ अटैच भी हो जाते हैं और अटैच होने के बाद फिर वो एलूजन यानी कि सेपरेट भी हो जाती है, एक प्रॉपर्टी है वायरसेस की। तो इसमें आरबीसी की कहलें सस्पेंशन यूज़ होती है। वो वायरस जो आरबीसी के साथ अटैच होने वाले हैं वो आरबीसी के साथ अटैच होंगे और सेडिमेंटेशन हो जाएगी, अग्लूटिनेशन हो जाएगी। अब वो जो अग्लूटिनेटेड आरबीसी हैं उनको अगेन वेट किया जाता है कि वो उससे वायरस सेपरेट हो और फिर उस सेपरेटेड वायरस को आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सुपरनेटेंट में वायरस आ जाता है और आरबीसी नीचे रह जाते हैं। और फाइनली जो केमिकल मेथड है, ये आपका टाइम तो ख़त्म होने वाला है, मैं क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। तो केमिकल मेथड में स्पेशल केमिकल एथानॉल, जेनिट्रॉन और फ्रीऑन, ये ऐसे ऑर्गेनिक सोल्यूशन सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि वायरस को डिज़ोल्व करते हैं और फिर उस डिज़ोल्व्ड जो कहें सस्पेंशन है उसमें से वायरस को सेंट्रीफ्यूज करके आप वायरस को प्यूरीफाई कर लेते हैं। तो ये ज़रा कुछ मेथड हैं कि आप कैसे वायरस को प्यूरीफाई करेंगे। तो ये आप नोट्स को भी देखें और कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं।